आज के इस एपिसोड जो मोर टॉक्स का है ये बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज मैं पहली बार एक एयर वॉरियर को लेके आया हूँ। यस, एयर वाइस मार्शल सूर्यकांत शाफिकर, शौर्य चक्र अति विशिष्ट सेवा मेडल। डायरेक्ट एंट्री है, नागपुर के रहने वाले हैं, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इनका सपना था कि एयरफोर्स में फ्लाई करने का। एंड थ्रू सीडीएस ही बिकेम अ पायलट और उनका सपना था ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लाई करने का। एंड ही बिकेम परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट पायलट्स दैट इंडियन एयरफोर्स हैज एवर हैड। बहुत कम होता है कि ट्रांसपोर्ट पायलट को मौका मिले अपनी दिलेरी दिखाने का, और उसके लिए उनको मिला शौर्य चक्र बिकॉज ही क्रिएटेड सम अमेजिंग रिकॉर्ड्स। इन्होंने 7,000 घंटे फ्लाई किया एयरफोर्स के लिए एंड 7 से 8 डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जनरेशन के एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया। ही इज ऑल्सो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कि इन्होंने लोगों को फ्लाइंग सिखाई है। 3,500 घंटे इन्होंने ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का भी इन्होंने काम किया। इन्होंने लेटेस्ट जो एयरक्राफ्ट है C-17, C-130, इनके इंडक्शन में इनका बहुत रोल रहा है, जो आज इंडिया की प्राइड है ये एयरक्राफ्ट। इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की बिल्कुल पीटी क्या कहते हैं HT-2 से, जो बहुत ही रूडिमेंट्री एयरक्राफ्ट था, एंड देन ही वेंट ऑन टू फ्लाई मेनी एयरक्राफ्ट अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने जो रिकॉर्ड रखा है इज मोर फेमस फॉर एक्टिवेटिंग DBO, जो कि हमारी जो है बिल्कुल LAC के पास एक एयर स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप विच वॉज नेवर यूज फॉर 45 ईयर्स। उन्होंने उसको एक्टिवेट किया और एक ऐसी हाई रिस्क मिशन में काम किया जो कि लोगों ने कहा यार ये मत करो, क्या जरूरत है रिस्क लेने की। ही वॉज द फर्स्ट पायलट टू लैंड एन AN-32 इन DBO। उसके बाद इनकी यूनिट ने, ये कमांडिंग ऑफिसर थे, ग्रुप कैप्टन, सीनियर ग्रुप कैप्टन। फिर उन्होंने फुकचे और न्योमा ईस्टर्न लद्दाख में 3 ALGs को या एयर स्ट्रिप्स को एक्टिवेट किया, जो कि स्ट्रेटजिकली भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है और उनको अभी हमने बहुत अच्छे से यूज किया है जब 2 साल पहला हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ था। सो एयर वाइस मार्शल सूर्यकांत on this amazing show with me, listen to his story, is one of the most inspiring। और पूरा टॉक सुनना क्योंकि यंग जनरेशन के लिए बहुत बातें इन्होंने कही हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, अपने सपनों से रिलेटेड, और कैसे कानपुर के बच्चे की कर्म भूमि चंडीगढ़ और लद्दाख बन जाती है। सो ये इंडियन आर्म फोर्सेस में पॉसिबल है। सो एंजॉय दिस टॉक विद एयर वाइस मार्शल सूर्यकांत। जय हिंद सर, व्हाट अ प्लेजर टू सी यू। जय हिंद, जय हिंद। And we've been talking on phone, but this first time we are face to face. And I've read so much about you. You are one of the most distinguished flying officers, that I have met in my life. And you are a Shaurya Chakra, Ati Vishesh Seva Medal, and being from a flying transport aircraft, you have had such a distinguished career. You carved out a niche for yourself. So welcome to this session of More Talks, sir. Thank you very much for calling me. Great pleasure. सर ये बताओ मुझे, बिकॉज लाखों बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं सर देश भर से, तो हम इसको हिंदी इंग्लिश में मिक्स रखेंगे। हाँ। और मैं आपकी जिंदगी से वो चीजें निकालना चाहता हूँ जो कि लोगों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, क्योंकि हम सब हैं नॉर्मल बैकग्राउंड से, बट वी वर लकी कि फौज में हमें मौका मिला और फौज ने मौका दिया, कुछ हमने ले लिया अपने हाथों से। जरूर। यस सर, तो सर टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड and take us up to where you were born and all, and up to joining the Air Force. Sure. ऐसे है, मैं नागपुर से एक छोटी जगह है, वहां से हूँ। अभी वो छोटी रही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ से है, चीफ मिनिस्टर नागपुर से हुए, तो अभी ये जगह छोटी नहीं है। किंतु जब मैं ज्वाइन किया तब जरूर ही छोटी जगह थी, किंतु काफी अच्छी जगह थी, एजुकेशन वाइज, वट एवर यू सी, स्पोर्ट्स वाइज, ओवरऑल एटमॉस्फेयर वेरी नाइस। अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो लोग सबको डराते हैं कि नागपुर मत जाना, बट आज का दिल्ली का तापमान 47-48 है और हमारे यहाँ 44 चल रहा है, तो नागपुर का नाम ही ऐसे हुआ है। इतनी गर्मी यहाँ अभी है नहीं, दिन ब दिन अभी कम होती जा रही है और ऑल ओवर इंडिया वो बढ़ती जा रही है। तो बहुत बढ़िया ऐसी जगह है। तो बचपन बहुत अच्छा गया, ये बताने के लिए मैंने नागपुर का वर्णन किया आपको। साइकिल पे आप कहीं से कहीं भी जा सकते थे उन दिनों, अभी कार में पूरा सिटी आप 20-25 मिनट में जा सकते हो। आप दिल्ली वासी हो तो आप जानते हो इसका महत्व कितना है, इसलिए मैंने आपको बताया।
अभी भी कहीं जाना है तो हमें कभी टेंशन नहीं होता। मैं दिल्ली में पोस्टेड था तो हमारा जो ड्राइवर होता था गाड़ी का सरकारी, वो प्लान करता था पहले कि मैं रहता था बिल्कुल इंडिया गेट के साथ में कोपरनिकस मार्ग, वहां से पालम जाना यानी एक प्लानिंग होती थी। यहाँ हमको कुछ प्लान नहीं करना पड़ता है, सिटी कैन बी कवर्ड विद इन 20 मिनट्स एवरीवेयर। सो बेसिकली आई कम फ्रॉम अ वेरी ग्राउंडेड काइंड ऑफ एटमॉस्फियर, ये मैं बताना चाहता हूँ। सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, बट माय फादर was a great person. Now that आपके बच्चे सुन रहे हैं तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। वो रेगुलर आर्मी में थे नहीं, टेरिटोरियल आर्मी में थे और साथ में अकाउंट्स साइड में काम करते थे। किंतु रिटायरमेंट होने के बाद तकरीबन 27 साल उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी का ट्रेनिंग कराया है। और नागपुर से तकरीबन 80 से लेके तो आप 2010 तक बोलोगे तो जितने लड़के लड़कियां नागपुर से सिलेक्ट हुई है, 80 to 85% are his pupils. Great, sir. And let me tell you, he was not a regular army person. He was and I am his first pupil. That is why I feel very proud about it. I lost him in 2012, and just 15 days back lost my mother, who was also supporting him in this activity. Great, sir. One very different thing about my father I will like to mention here, because the boys are hearing that once after the US trip, he lost his hearing totally. Yeah. And after that, for 12 years, he conducted SSB classes, and it was a sure success activity. So I come from such background. I am trying to do my little bit of it, again free of cost, because that is what the aim was for my father. Great, so having such father was a very, very big thing. Let me tell you, he has got a lot of influence on me. His life taught me a lot. And what you see me today is because of my parents. So I was a very, the way it is required people to join services, very naughty person, more of an outdoor person, to tell you. Okay, not bad in studies, surprisingly, but couldn't put in too much in the studies. But overall, it worked out pretty well. Now, so you were a good all-rounder. मतलब more outdoor, less indoor. पढ़ाई इतना करो कि मतलब निकलते जाओ. Oh, you said it. And everywhere I have निकलते गया हूँ. First इसमें CDSE, I am a direct entry. Didn't join NDA because like me. Okay, direct and entry. I joined. My father was telling me appear for NDA. I told him, all this clear thinking has come from him only, and I told him I want to enjoy the college life. And thereafter I will join services. So he said, no, that there are 1 chances, 2 chances. I said, let there be any chances. I am very sure if I put my effort, I will be through. And with God's grace, yes, it happened. So first time CDSE, first time SSB. That is the type of person I am. Great, sir. तो किस साल आपने ज्वाइन किया सर CDS के थ्रू? 1981. July 1981 you finished your college. Yeah. कॉलेज में क्या पढ़ाई करी? What was college में I did my BSc in mathematics, physics, chemistry. As I told you, not too bad in studies, so I selected this, and it was a good move. As we move along, I will tell you why I am saying so, but it was a good move. So thereafter, college days were good, enjoyed a lot. I was a swimmer, Nagpur University swimmer, and thereafter continued swimming, and we had a wonderful life as such. Yeah, but in aviation, I am in aviation, so all your boys who are listening have this one thing engraved in that if you are very keen or attracted towards flying, then only you can be a pilot. I am totally not in that frame at all. Now it is very surprising, but I'll tell you how it is. I was an Army Wing cadet in NCC in junior division as well as senior division. Acha. Okay. That is how I knew that I cannot go through NCC entry. So I had appeared for CDSE. First go I got through. SSB first go I got through. And
I was always keen, means I have thought after college that no, it's not going to be army. My father was an army man. Same your Yes. he was, sir. but territorial army. Hmm. And so I cleared all three, naval aviation, this, that. Hmm. So I told my father, my first choice is going to be Air Force. Great. So this, Hmm. what he told me then, I will Ah. like to tell all who Hmm. are aspiring to join aviation. Hmm. You know, in aviation, anybody can be an aviator. Anybody can be a pilot. I'm making a statement here. Okay. However, in what time you can achieve that is important for defense forces, because Okay. defense forces cannot afford giving you flying after flying, flying after flying, and then let you go solo. So Hmm. they have a very distinguished time limit, you can say. Yeah. Solo, solo means going up in the Going air alone for the first time. Yeah. अकेले हवा में जाने के लिए आपको 7 या 8 मर्तबा ऊपर जाने मिलता है बस. बस. तो उसमें flying is a kind of a competitive activity, because अभी भी courses में नेवी में flying हो, आर्मी में flying हो, एयरफोर्स में flying हो, तकरीबन 50 से 60% लोग रिजेक्ट होते हैं. ओह, सो जो कहना एंट्री चाहता पे हूं- आए हैं, अगर 100 बच्चे आए हैं आर्मी में, नेवी या एयरफोर्स फ्लाइंग में, तो 50 to 60% विल गो बैक फॉर ग्राउंड ड्यूटीज. Yes, you know why? हाँ. Because जो मैंने पहले आपको बताया कि हमको उस टाइम में ही वो अचीव करना है, क्योंकि सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं है, एंड फ्लाइंग इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली, वेरी very एक्सपेंसिव. expensive activity. So if you have to go to flying, you have to be very determined, and you have to know that yes, you can do it. And now तो as it is 12वीं कक्षा में आपका साइंस होना जरूरी हो गया है. हमारे वो था नहीं, मेरा तो था, पर किंतु ऐसे भी कंपल्शन था नहीं, बट अभी वो हो गया है, तो बच्चों ने ये भी ध्यान में रखना चाहिए. तो बस सिलेक्ट होते ही ज्वाइन हुए. इधर बीएससी का रिजल्ट भी आउट नहीं था और हम ज्वाइन हो गए, बट पता था कि वहां तो हो ही जाएगा ठीक. सर्टिफिकेट हमने बाद में सबमिट किया. तो उन दिनों कोयम्बतूर में हमारा प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग होता था, डायरेक्ट एंट्री पीपल. अच्छा, एनसीसी, सीडीएसई इनका अलग होता था, एनडीए वाले डायरेक्ट उधर एएफए हमारे साथ ही आ जाते थे. तो हमारा कोयम्बतूर में 6 महीने का ट्रेनिंग हुआ, ग्राउंड ट्रेनिंग. उसमें फ्लाइंग का भी थियरी वगैरह सिखा देते हैं. तो इट वाज अ नाइस 6 months, बट वी वर वेरी इंक्विजिटिव एंड वेरी ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कब फ्लाइंग शुरू होगी, ऊपर बैठने का कब मौका मिलेगा कॉकपिट में. क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों को अब क्या और क्या अचीवमेंट हो सकता है ना. हमने तो जहाज का बैक साइड देखा नहीं होता है, ट्रैवल एक आध बार किया होता है. तो वेरी 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 हम काफी बहुत से ऐसे होंगे सर जो जहाज में बैठे भी नहीं है. ना मैं कहाँ बैठा था. मैं तो कह रहा हूँ पैसेंजर जहाज में कहाँ बैठे सर. मैं तो सबसे पहले जब फॉरेन गया यूएन मिशन में, तब पहली बार पैसेंजर जहाज में इंटरनेशनल वो दिन नहीं अलग थे. वहाँ ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास में घुस गए तो बहुत हो गया. ऐसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाज वेरी बिग. नहीं तो सेकंड क्लास में चलते रहते थे. तो उसके बाद बिदार का ट्रेनिंग, हमारा कोयम्बतूर का ट्रेनिंग होते ही हम बिदार पहुंचे. बिदार एक जगह है कर्नाटका में. नहीं, इधर आंध्रा बॉर्डर आप बोल सकते हैं. उधर आंध्रा कर्नाटका बॉर्डर हैदराबाद के पास ही है, काफी पास है. तो वो काफी एक छोटी जगह है, बहुत ही छोटी जगह है. वहाँ का गुरुद्वारा काफी फेमस है. बिदार में गुरुद्वारा काफी फेमस है. तो वहां हमारी पहले ट्रेनिंग शुरू हुई हिंदुस्तान ट्रेनर मार्क 2 पे. बड़ा ही मजेदार जहाज था. मीन्स इसकी तो कमाल थी. मीन्स ऐसे जहाज पे ट्रेनिंग शुरू क्यों करते हैं, ये सवाल हमारे बार बार जहन में आता था कि इतना डिफिकल्ट एयरक्राफ्ट. और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप जितने फ्लायर्स को पूछोगे उन जमाने के, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने मिग भी उड़ा लिया हो, इधर IL-76 उड़ा लिया हो, हरक्यूलिस उड़ा लिया हो, बट सबसे डिफिकल्ट एयरक्राफ्ट था HT-2. अब इसकी क्यों ऐसे था, इसकी बड़ी खासियत थी. ये ना टेल व्हील एयरक्राफ्ट था. मीन्स उसका तीसरा पहिया पूंछ के नीचे लगा हुआ था. अच्छा. तो ऐसे जो जहाज होते हैं उसमें एरोडायनामिकली बड़ी अनस्टेबल होते हैं. अच्छा, ओके. और सबसे ज्यादा लैंडिंग के वक्त. ओके.
और एविएशन है क्या पूरा, फौज का एविएशन तो काफी चैलेंजेस है, बट बाकी एविएशन का टेक ऑफ और लैंडिंग, ये एविएशन है उनका। और टेक ऑफ तो हो जाता है, आई थिंक लैंडिंग इज द लैंडिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल। आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये जहाज लैंडिंग में ही तकलीफ देता था। अब कैसी कैसी तकलीफ देता था, ये सुन के तो आपको आश्चर्य होगा कि जब आप लैंडिंग के लिए आ रहे हो, जैसे ही मेन व्हील टेल व्हील टच हुआ, वो प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण वो घूम जाता था जहाज पूरा, मींस टच करते ही, यदि वो ऐसे करके, हाँ मैंने देखे कई वीडियो, पूरा गोल गोल घूम के 180 डिग्री या 360 डिग्री निकल जाता था। तो 360 निकला तो अच्छा ही है, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाओगे। बट ज्यादातर वो 180 डिग्री आता था। अच्छा, बहुत ही मींस इंस्ट्रक्टर जो, और वो आगे पीछे बैठते थे, उसमें आगे पीछे ऐसे बैठ के फ्लाइंग होता था, तो इंस्ट्रक्टर को भी वो जो पीछे बैठा होता था उस जहाज से बाहर बहुत कम दिखता था। उसका फोटो होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो अजीब ऐसे ऐसे एटीट्यूड यदि हुआ और आप यहाँ बैठे हो तो आपको सेंटर लाइन दिखती नहीं थी, जो टैक्सी करते हैं ना, सेंटर लाइन दिखती नहीं थी, तो टैक्सी कैसे करें? मजेदार टैक्सी होती थी उसकी। पहले आप बाएं तरफ जाइए टैक्सी ट्रैक के, और दाहिने विंडो से लाइन देखिए सेंटर लाइन की, अच्छा इधर है। फिर राइट रडर लगाइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट विंडो से सेंटर लाइन देखिए, ऐसे जिग-जैग करते हुए रनवे पहुंचते। उसका टैक्सिंग बहुत ही जुगाड़, सारा काम जुगाड़ का था इसमें। हिंदुस्तान ट्रेनर नंबर 2, HT2 बोलते थे उसको। चलो, आपने उसमें ट्रेनिंग किया। उसमें ट्रेनिंग होते ही फिर हम वहां से ट्रेनिंग में दिक्कतें आई, किंतु चलते रहे, है ना। वहां से पहुंचे AFA, एयरफोर्स एकेडमी, जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। वहां जो जहाज मिला वो बड़ा प्यारा था, वो जेट इंजन था, उसका नाम किरण था। वो किरण इज वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, जेट, थ्रॉटल खोलो सीधा चलेगा, एरोबैटिक्स अच्छे करेगा, बड़ा प्यारा जहाज था। उधर 6 महीने निकल गए, और इन 1 साल के ट्रेनिंग के बाद हम जो 102 लोग ज्वाइन किए थे, उसमें से 53 लोग पास आउट हुए। 53। अच्छा, 102 में से 53, तो आपकी बात सही थी कि वो 50% के आसपास ही तकरीबन वो उतना ही आता है हिसाब। और इसमें सर ये बताओ मुझे, अभी तो एनडीए और ये मिक्स हो गए हैं, इसमें कितने डायरेक्ट एंट्री थे? क्योंकि बहुत से बच्चे ना होप लूज कर देते हैं, एनडीए नहीं क्वालिफाई। ना, होप लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम एनडीए थे मेरे ख्याल से 70 या 72, और हम थे 30 या ऐसे। तो अभी भी, और सीडीएसई में मेरिट के मुताबिक अभी तो मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास बच्चे बात करते रहते हैं कि एनडीए का रिटर्न एग्जाम भी काफी डिफिकल्ट हो रहा है। हो गया अभी के कंपटीशन बढ़ गया, एग्जाम वही है, बच्चे बहुत अप्लाई करने लग गए। एग्जैक्टली। उसमें 50% नॉन सीरियस है, ये भी बता दूं सर, 50% नॉन सीरियस है। हाँ, यू सेड इट। क्योंकि वो कहता है आईआईटी जेई कर लो, अरे एनडीए, चल एनडीए भर लेते हैं। सो 50% नॉन सीरियस है, सीरियस उतना ही बच्चा है जितना आप पर मेरे टाइम पे था। एग्जैक्टली। और इतना डिफिकल्ट नहीं है रिटर्न, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगेन एंड अगेन लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपने 10वीं 11वीं ठीक पढ़ लिया है, तो एक बार थोड़ा टचअप करने के बाद आप क्लियर कर सकते हो। 9th 10th 11th में अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट है, मैं नहीं कहता 95, 70% वाले अगर हैं जो क्लास अटेंड करते हैं, अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं, आपका अगर फोकस है, तो 12th अपीयरिंग शुड क्लियर एनडीए विदाउट एनी प्रॉब्लम। डेफिनेटली वही हमने देखा। तो एनडीए से ज्वाइन हुए, यहाँ से ज्वाइन हुए, और एएफए में हम 53 लोग पास आउट हुए। कितने थे मैं ये पूछा था? हाँ, हाउ मेनी वर एक्स एनडीए और हाउ मेनी वर डायरेक्ट? एक्स एनडीए वर अराउंड 70-75 and rest 25 were from 25 to 27 were from directed. That is the percentage normally. 75-25 is the thing. क्योंकि वैकेंसीज वाइज वैसे ही है, एनडीए में कभी कम आए तो सीडीएसई की बढ़ा देते हैं, वो भी होता है। और वेस्टेज रेट इतना ज्यादा है कि वो थोड़ा उसका भी ख्याल करते हैं। वो बफर रखते हैं, 10-20% एक्स्ट्रा ही लेते हैं कि चलो एटलीस्ट पायलट ट्रेनिंग में, नहीं तो बाद में ये हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, ये सिलेक्शन कैसे होता है सर, कि कौन फाइटर फ्लाई करेगा, कौन हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा, कौन ट्रांसपोर्ट फ्लाई करेगा, कौन नहीं करेगा? पक्का ऐसे है कि फ्लाइंग में बहुत
फेजेस होती है अलग अलग। पहली फेज सिंपल होती है, एक सर्किट मारिए, लैंड करिए, बस जहाज को कंट्रोल करना आना चाहिए। उसके बाद फेज होती है, फिर एरोबैटिक्स सिखाते हैं, फिर नेविगेशन सिखाते हैं, फिर क्लोज फॉर्मेशन सिखाते हैं। तो इन सब चीजों में आप पास होना चाहिए, क्योंकि फौज का जो फ्लाइंग है वो एयरलाइन फ्लाइंग से काफी डिफरेंट। आप फाइटर ज्वाइन करो, ट्रांसपोर्ट ज्वाइन करो, हेलीकॉप्टर ज्वाइन करो, आप फाइटिंग फोर्स, आप ड्राइव एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले फ्लाइंग नहीं है। तो सबका वो बेसिक ट्रेनिंग वैसा ही होता है। अब फाइटर कैसे ज्वाइन कर, सिलेक्शन कैसे होता है, तकरीबन उसमें 3 चीजें। एक तो आपने कैसे परफॉर्म किया, आपका एप्टीट्यूड क्या है, फाइटर की तरफ है, ट्रांसपोर्ट की तरफ है, हेलीकॉप्टर की तरफ है। दूसरी चीज आपका खुद का चॉइस। ये भी मैटर आपको पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि आपको चॉइस का मिलेगा ही, क्योंकि फाइटर की वैकेंसी सबसे ज्यादा तो होती है, तो कुछ ना जिनको जाना है उनको भी उधर जाना पड़ता है। और ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर की वैकेंसी कम होती है, तो जिनको जाना है वो ना भी आ सकते, तो ये हो सकता है। और तीसरी चीज है, जो तब जो उस साल जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो ज्यादा चेंज होती नहीं है। जैसे मैंने बताया, फाइटर तकरीबन 50 से 55%, ट्रांसपोर्ट तकरीबन 20 से 22%, और उतना ही हेलीकॉप्टर। अभी हेलीकॉप्टर तो जो पाई है, एक तरफ आधा इज फाइटर एंड जो बच गया आधा उसमें 50-50 विद ट्रांसपोर्ट। 50-50 कभी कभी हेलीकॉप्टर में ज्यादा जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में कम जाते हैं, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर हमने काफी लिए हैं, तो थोड़ा वेरिएशन होता है। बट ठोक जैसे ओवरऑल देखा जाए तो इतना ही है। तो मेरा तो मन पहले से ट्रांसपोर्ट का था। आई हैड माई रीजंस, घूमने मिलता है, फिरने मिलता है, बड़े जहाज होते हैं, कुछ अट्रैक्शन जो कुछ थोड़ा बहुत था, और मैं लकी रहा कि मेरे को ट्रांसपोर्ट मिल गया, तो मैं काफी खुश था। तो वहां से हम निकल पड़े ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग के लिए। फाइटर वाले बिदार जाते हैं, फिर से हम लोग जाते हैं यलहंका, जो बैंगलोर के पास, और हेलीकॉप्टर वाले जाते हैं हकीमपेट, जो कि हैदराबाद के पास। हैदराबाद से। तो ऐसे 3 बाइफर्केशन हो गए। पायलट ऑफिसर बन के, मीन्स ऑफिसर बन जाते हैं, अभी ये फाइटर और इसका बाइफर्केशन होता है। वहां 6 महीने का कोर्स हुआ। एक एवरो नाम का जहाज था। एवरो अभी भी उड़ता है, बहुत प्यारा जहाज, फिर से बहुत ही प्यारा जहाज। मीन्स उसके बाद हमने जो किया उसकी याद आती है मेरे को। तो जैसे किरण इधर था, वैसे ट्रांसपोर्ट में एवरो जहाज, बहुत ही प्यारा जहाज, कम आवाज, कम, अच्छा कंट्रोल वगैरह, बढ़िया। तो ट्रांसपोर्ट वाले जितने लोग थे उसमें मैं आई वॉज फर्स्ट इन फ्लाइंग। तो फ्रॉम देयर इट शोड दैट यस थिंग्स आर वर्किंग आउट वेल। तो पहला पोस्टिंग हमारा छबुआ में आया, जो ऊपर के 3 लोग थे। हाँ, एकदम फार ईस्ट, और जहाज भी 1940 का। अच्छा, ऑटर जहाज था, कैनेडियन ऑटर। ये भी एक टेल व्हील जहाज था, बट इतना नटखट नहीं था जितना ST-2 था। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, इसमें तकरीबन 14 लोग हम ले जा सकते थे, या अराउंड 500 से 700 kg लोड ड्रॉप करते थे। नॉर्थ ईस्ट में आप जानते ही है, ड्रॉपिंग, छोटे छोटे एयरफील्ड पे लैंडिंग, ये बहुत चीजें होती थी। तो पहला पोस्टिंग बहुत ही अच्छा मिला, ऐसे मैं कहता हूँ। तभी इसीलिए हमारा इतना प्रोग्रेस हो पाया, क्योंकि वो बेसिक जहाज था। आजकल के जहाजों जैसे नहीं है। एक मैं वाकया आपके बच्चों के लिए बताऊंगा, उनको बड़ा मजा आएगा ये सुन के। ये जहाज था, उसमें एक ही इंजन था। वो नाक पे वो एक इंजन लगा होता था, 9 सिलेंडर वाला रेडियल इंजन होता था। और जहाज अनप्रेशराइज था, विंडोज होती थी, आप ऐसे आप झुक के देख सकते थे। तो उसमें ना सिलेंडर बर्स्ट यदि होता था हवा में, तो वो इग्निशन का पॉइंट निकल के वहां से ऑयल सारा फैल जाता। तो कभी कभी वो सामने के विंडस्क्रीन पे भी आता था। तो मैं एक बार जहाज ट्रेनिंग के लिए लेके गया था, तो ड्रॉप करने के बाद वापस आ रहा था, तो एक सिलेंडर बर्स्ट हुआ और सारा ऑयल मेरे सामने के विंडशील्ड पे फैल गया। सामने से मेरे को अब कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं। तो अब जाए तो जाए कैसे, जहाज को उतारे तो उतारे कैसे। तो साइड से तो रनवे दिख जाता है, सर्किट करते जब देख सकते हैं आप।
किंतु फाइनल्स में आने के बाद अब रनवे दिखना बंद हो जाता। तो आजकल के जहाजों में ये नहीं कर सकते, बट उस जहाजों में मैंने खिड़की खोल के ऐसे बाएं से मैं देखता था कि हाँ ठीक सीधा लाइन में जा रहे हैं और बढ़ते रहते थे। इसकी स्पीड भी काफी कम थी, 100 एंड कुछ नॉट्स हम उड़ा देते जहाज। तो ऐसे करते 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 मैंने वो रनवे पे जहाज लाया और तकरीबन पूरी मुंडी बाहर करके जहाज को बिठा मतलब जैसे आप जैसे ड्राइव कर रहे हैं, कार देखो आप जैसे कार में ड्राइव करते हैं वैसे करके, कहीं पतले रास्ते से अगर किसी ब्रिज से कहीं बहुत ही पतला रास्ता है तो यू आर सीइंग क्या टायर नीचे तो नहीं उतर रहा है। करेक्ट। तो उस तरीके से हमने वो उसको जहाज को लैंड कराया। तो बट किंतु सीट ऑफ पैंट्स बोलते हैं, मीन्स आपको फील से पता चल जाता है कि कैसे फ्लाइंग करना, वो हमने उस जहाज में सीखा और बहुत अच्छी सीख थी। और बाकी जहाजों के यदि आप देखो कंपैरिजन में, तो इस जहाज में हमको फ्लाइंग बहुत मिलती थी। उन दिनों फ्लाइंग बड़ी कम मिलती थी लोगों को, जैसे कोई लोग रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, फैसिलिटीज नहीं थी हमारे पास। अब तो जो है इतना, बट मैं अभी ना थोड़ा ट्रैक चेंज करके मैं आपने 7,000 घंटे फ्लाइंग किया सर, 7,000 आवर्स आपने फ्लाइंग किया। मुझे बताओ कि टोटल कितने टाइप के एयरक्राफ्ट को आपने सर उड़ाया, ये बताओ नंबर, एंड विच ऑल टाइप्स हैव यू फ्लोन? तकरीबन 7 से 8 टाइप के जहाज मैंने उड़ाए हैं। अच्छा। एकदम HT2 लेके, ऑटर लेके, तो आज का जो मॉडर्न जहाज है हरक्यूलिस और C-17। तो C-17 जो लेटेस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट वो भी उड़ाया, C-130? हाँ, मैंने उड़ाया नहीं, मैं कह नहीं सकता, मैं उस पे आप क्या कह सकते हो, मैं उस पे क्वालिफाइड नहीं था, किंतु मैं ऐसे पोजीशन पे था कि जो जहाज लाने थे उसके लिए मुझे ही जाना पड़ा। हाँ, आप इंडक्शन में इन्वॉल्व थे? इंडक्शन में इन्वॉल्व थे, मैं हमने फ्लाई करके वो ले आया, किंतु मैं उस पे क्वालिफाइड नहीं था। किंतु बाकी जहाज जो जहां तक मैं क्वालिफाइड था, AN-32 थे, एवरोस थे, ऑटर था, HT2, किरण, उसके बाद हरक्यूलिस भी फेरियन के लिए मैं गया था, IL-76 मेरे अंडर चंडीगढ़ में उड़ता था, तो उसमें भी मैं कभी चला जाता था। तो ऐसे 7-8 टाइप के जहाज हमने उड़ाए हैं। और मैंने NCC में माइक्रोलाइट एक्सएयर भी उड़ाया है और जेन एयर भी उड़ाया। तो जहाजों की काफी हमारे लिए ये रहा, काफी उड़ाए। सर एक चीज और है, आपको आप फौज में आपको सब जानते हैं कि आपने बहुत डेयर डेविल ऑपरेशन किया, जिसके लिए आपको शौर्य चक्र मिला। पहली बात तो शौर्य चक्र गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, और पहली बात तो एयरफोर्स में बहुत कम मिलता है, और मिलता तो है या तो कोई फाइटर कारगिल में या कोई ऐसी जगह, या कोई हेलीकॉप्टर पायलट जिसने बहुत बड़ा रेस्क्यू कुछ किया हो। बट फॉर अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पायलट टू गेट अ शौर्य चक्र एंड टू क्रिएट अ नेम इन हिस्ट्री, that is really incredible sir, कि आपने कैसे DBO में one of the highest battlefields in the world, one of the highest landing grounds in the world, आपने जो है AN-32 को जब लैंड किया था सर, उसका बताओ। आई एम वेरी कीन टू नो, लोगों को पता लग जाए DBO कहाँ है, उस पर लैंडिंग कैसे किया आपने, और फिर 3 एयर स्ट्रिप आपने जो है लगातार, आई थिंक दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सर। देखो, हम फौज में तो काफी लोग होते हैं, काफी लोग ऊपर रैंक तक पहुंचते हैं, किंतु जो अपॉर्चुनिटी, सर विल आस्क दिस क्वेश्चन अगेन बिकॉज़ आपका वो हो गया था, तो हाँ कट हो गया था। हाँ 1 2 3 कट हो गया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो DBO पे लैंड किया सर, ये दुनिया की सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट एयर स्ट्रिप्स है, एयरपोर्ट नहीं एयर स्ट्रिप है, जो कि चाइना बॉर्डर पे है। वहां पर आपने लैंड करके एक हिस्ट्री क्रिएट की सर, और चाइना भी चौंक गया था ये इंडिया ने क्या कर दिया, उसके बारे में बताओ। और आपको कैसे शौर्य चक्र, कैसे, मतलब हाउ डिड यू डू दिस सर, दिस वाज अमेजिंग। हम तो फौज में काफी अफसर होते हैं, काफी लोग होते हैं, काफी, किंतु जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसका यदि आप पूरा फायदा उठाए तो क्या हो सकता है, मीन्स देश के लिए भी बड़ा काम हो सकता है। ये हमको मेरे ये DBO लैंडिंग के उदाहरण से दिखता है। जब हमने किया तब हमको ये पता नहीं था कि इतना ये महत्वपूर्ण होने वाला है। सामरिक महत्व इसका बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा सर। इट वाज अ बिग न्यूज। मुझे अभी भी याद है पिक्चर, दैट डस्ट, व्हेन यू लैंडेड, एंड दैट पिक्चर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, आप लोग जो है वो बिल्कुल एच्ड है। और मैं
अपने ऑडियंस को दिखाएंगे भी वो पिक्चर्स। जरूर जरूर जरूर। तो स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि मैं वहां फ्लाइट कमांडर करके चंडीगढ़ पोस्टिंग आया। उसके पहले फ्लाइट कमांडर का टेन्योर खत्म होके मैं वापस चला गया, फिर स्टाफ कॉलेज गया, और सीओ करके जब मेरा पोस्टिंग आया तब फ्लाइट कमांडर करके मैंने सोचा था कि डीबीओ में हम ड्रॉप करते थे उन दिनों, वहां एयरफील्ड डेवलप नहीं थी तो ड्रॉप करते थे। तो ड्रॉप करते करते मैं देखता था कि काफी प्लेन एरिया है, और यहाँ पहले थी एयरफील्ड तो 1962 वगैरह में थी, तो अभी क्यों नहीं करते, ये मुझे हमेशा चलता था। तो लीडर आपके अच्छे हो तो कितने अच्छे काम आप कर सकते हो, इसका ये दूसरा उदाहरण है। मैं जैसे ही सीईओ टेक ओवर किया, मैंने टेक ओवर किया जनवरी 2008 में, तभी हमारे डब्ल्यूएसी की सीएनसी ने भी टेक ओवर किया 1 जनवरी 2008 में। अच्छा। तो मेरा बॉस और मैं ऐसे एक साथ पोस्टिंग पे आए थे। मैं उनको ज्यादा जानता नहीं था, किंतु मेरे को अभी तक याद है, फरवरी 2008 में वो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए। तो स्क्वाड्रन का इंस्पेक्शन होता है, सारी बातचीत हुई, कैसे फ्लाइंग करते हैं। हम तो एयर मेंटेनेंस करते हैं, आपको पता है चंडीगढ़ में रोज नॉर्दर्न पूरा सेक्टर हम ही कंट्रोल करते हैं, सामान पहुंचाना, एम्यूनेशन पहुंचाना, सब। यस। तो मैंने सब रूटीन चीजें बताई, और फिर उनको बताया कि मेरे जहन में एक चीज है, मेरे को डीबीओ को एक्टिवेट कर। तो वो ऐसे लीडर थे, बहुत बढ़िया लीडर, एयर मार्शल बॉर्बोरा उनका नाम था, बहुत ही उम्दा, करेक्ट, यस, बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी, दिलेर टाइप। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया आइडिया, मीन्स अभी तक किसी ने क्यों नहीं कहा मुझे पता नहीं चलता, बट बहुत बड़ी अच्छी आइडिया है। तो वो कमांड चले गए, बोले मैं बताऊंगा आपको आगे क्या करना। तो कमांड में गए तो उनके आसपास जो होते हैं टेक्निकल, फ्लाइंग, ये लोगों ने उनको कहा कि सर जरा ये ना डेंजरस वाला मिशन बात कर रहे हो आप, क्योंकि अभी ये डेंजरस क्यों है ये आपके बच्चों को जरूर जानना चाहिए, और मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगा। नंबर 1, ये एयरफील्ड या एयर स्ट्रिप, जैसे आपने सही कहा, इसको एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहते हैं। एलजी इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि वो टेक्निकल टर्म, फौज का टर्म है। हाँ, नहीं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ज्यादातर कच्चा होता है, बिल्कुल। वो विटामिन या वो सरफेस नहीं होता। अब लोगों के दिमाग में आएगा क्यों नहीं होता, जहां कोई सड़क नहीं है, जहां कोई रेल नहीं है, वहां रनवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप सामान कैसे ले जाओगे, बुलडोजर कैसे लेके जाओगे, बुलडोजर कैसे ले जाओगे। हाँ, तो वहां तो वो था ना, तो ये कच्चा एयरफील्ड था। जब आप आपके दर्शकों को ये दिखाओगे फिल्म, उसमें उनको एकदम पता चल जाएगा, क्योंकि वीडियो में आपको चीजें ज्यादा अच्छी नजर आती। तो मैं प्लेन, वो ऐसे सरफेस था कि कच्चा, धूल उड़ती थी, पत्थर उड़ते थे, ऐसे था। दूसरा, प्रत्यक्ष सीमा रेखा, दैट मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत ही पास है ये। दक्षिण में बहुत ही पास, दक्षिण में 7 किलोमीटर, पूर्व में अराउंड 8.5, और काराकोरम पास 13 किलोमीटर हवाई डिस्टेंस देखोगे तो। और चाइना को तो हम जानते हैं, तो हम थोड़े पाकिस्तान सेंट्रिक थे, ये बोलना मैं जरूर समझूंगा। यहाँ हम चाइना की तरफ थोड़ा ध्यान कम था उन दिनों, किंतु मैंने जब मेरे बॉस को बताया, उन्होंने सीधा लेफ्टिनेंट जनरल भारद्वाज को बताया, तो भारद्वाज सर ने उनको बताया कि कितना डिफिकल्ट है वहां। वो एयर स्ट्रिप 16,700 फीट पे है। तो आपके बच्चे जो ज्वाइन नहीं किए उनको पता नहीं होगा, आपको तो ये सब पता है। 16,700 फीट पे 45% ऑक्सीजन कम होता है। यानी बताना चाहूंगा, हमारे इंजन की कैपेबिलिटी भी डाउन होती है, आदमी की, इंसान की कैपेबिलिटी तो पता ही क्या होता है, बट इंजन भी नहीं परफॉर्म करते हैं वहां। एकदम बराबर आपने ये पॉइंट जो बताया, किंबहुना मैं बताऊंगा आपके दर्शकों को कि दुनिया में ऐसा कोई जहाज ही नहीं बना है जो वहां लैंड कर सके और अपने इंजन बंद कर सके, क्योंकि इंजन बंद करने के बाद स्टार्टिंग इंजन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, और वो वहां नहीं मिलता। ये ऐसी है सर कि अगर आदमी दौड़ के और रेस्ट कर लिया, दोबारा दौड़ नहीं पाएगा, या तो चलते रहो
आप ये बता रहे हो तो मैं एक अपना खुद का किस्सा बताऊंगा, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं वो एयरफील्ड को देखने जाता था कि वो थोड़े रोड रोलर छोटे से हमने डाले थे, तो वो आर्मी जवान अपने कंधे पे खींच के उसको सतह को, आर्मी ने तैयार किया था इसको 14 को में फिनोमिनल आप लोगों के लिए लैंडिंग के लिए। जब फैसला हुआ कि करना है, ठीक आइडिया अच्छा है, जो है यू आर अ ग्रुप कैप्टन दैट टाइम, आपका क्या था? करेक्ट करेक्ट, मैं ग्रुप कैप्टन था। तो ग्रुप कैप्टन सूर्यकांत ने मतलब आइडिया दिया है, और आपके जो सीन सी थे उन्होंने बोला वेरी गुड, एंड फिर आर्मी ने वहां जवान लगाए, उसको रिपेयर किया था। भारद्वाज सर ने मुझे कहा कि आज से आप इसको कंट्रोल करोगे, आपको लोग मिलेंगे, सब मिलेंगे, आप जिस दिन सेटिस्फाइड हो मुझे बताना, नहीं तो तब तक हम रोल करते रहेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि लीडरशिप ऊपर की इतनी तगड़ी हो ना, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो 45 साल किसी ने कुछ नहीं किया, 45 साल हम 45 साल बिल्कुल, हम सब नाम सुनते थे, डीबीओ है ना, बस। और वो भी आर्मी वालों को डीबीओ नाम पता था, सिविलियन तो किसी को पता भी नहीं था, मैप पे वो था भी नहीं, हम दिखाते भी नहीं थे उन दिनों। तो ऐसे लीडरशिप का महत्व उन ऐसे लीडरों के कारण लोगों को पता चलता है। और सरकार भी कुछ खास इसके लिए तैयार थी, ऐसे भी मैं कहूंगा नहीं, किंतु आर्मी ने वो प्रिपेयर करी, एयरफोर्स ने कहा हम लैंड करेंगे, तो आर्मी एयरफोर्स का जो जमघट जमा इस बार, जॉइंटनेस जो है वो इतना अच्छा और बढ़िया था। मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ। मैं उधर जाता था एयरफील्ड देखने कि सतह ठीक हुई है कि नहीं, तो हेलीकॉप्टर एक आदमी को ले जा सकता था मेरे जैसे, बस, क्योंकि उनका फ्यूल और इसका कॉम्बिनेशन और लैंडिंग का प्रॉब्लम होता था। तो मेरे को उतार देते, कहते थे सर 10 मिनट करके वापस आओ, हम उससे ज्यादा रुक नहीं सकते। तो मैं उतरा, तो वो एक आर्मी जवान मेरे साथ था ही, उनको पता था ये आ रहे चंडीगढ़ से, इनके क्या हाल होने वाले हैं यहाँ। तो उन्होंने मुझे कहा धीरे धीरे चलिए सर पहले। तो हम धीरे धीरे चल के एक जिप्सी में बैठे, जिप्सी से इंस्पेक्शन कर रहे थे। वो जिप्सी 15 किलोमीटर के ऊपर जा नहीं रही, पूरे 4th गियर में, पूरा एक्सीलरेटर, ये हाल है उधर, ये हाल है वहां पे उधर के। बट जवान जो एक्लिमेटाइज होते हैं, मुझे इतना उनपे स्वाभिमान लगता है उनको देख के, अभिमान से सीना फूल जाता है कि वो बच्चे 18, 19, 20 साल के आर्मी के जवान दौड़ के उधर काम करते हैं, दौड़ते सामान लेके दौड़ते हैं, इतने वो मजबूत और वो हुए हैं। और उन्होंने, तो मैं वो इंस्पेक्शन करता था, तो एक लड़का आया, आईटीबीपी का लड़का, 19-20 साल का होगा, वो आया मेरे पास, आया खड़ा रहा साथ में, बोला साहब जी बहुत लोग आए हैं इसके पहले, मेरे पिताजी भी इसी यही काम करते थे, वो भी बताते हैं, कुछ ऐसे ऐसे देख के जाते थे कि बड़ा जहाज ले आएंगे, आप जरूर लाओगे ना कि कहीं आप भी देख के चले जाओगे या आप ऐसे ही देखोगे, जितने गए वैसे ही। मैं आपको कहता हूँ, मेरे मेरे जहन में इतनी बात वो लगी, मैंने कहा करना तो है ही, किंतु इस लड़के के लिए तो जरूर कर। अब लोगों को लगेगा क्यों इतने लोगों को ये चाहिए था। वहां के जवान 3 महीने में रोटेशन होता है, आपको पता है, बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो रोटेशन के लिए ले वापस आने के लिए उनको 15 दिन लगते थे, 14 से 15 तक, और 16,000 फीट एवरेज हाइट पे चलते थे वो बेचारे। और मैं यदि वहां चला जाता तो मैं उनको 20 मिनट में ले आता। बिल्कुल, ये उनके जहन में था कि ये आदमी ने ये कुछ किया तो ये होगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी आर्मी के जवानों ने। मैं 16,700 फीट पे एयरफील्ड बनाना ना, हमारे लोग ये पिक्चरों में ड्रामा देखते रहते हैं, और ये बात कोई किसी को बताता नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है। आर्मी जवान जो हमारे उस हाइट्स पे कुछ कुछ जो कर रहे हैं, वो तो कितनी रिकॉर्ड तोड़ जाएगा, कितने रिकॉर्ड तोड़, बिल्कुल उसके बारे में बात ना करते, लोगों को बताते नहीं है। मैं आज आपके चैनल इससे माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी जवानों ने जितना काम किया उस पे, वो सराहनीय है। मीन्स कोई दूसरे फौज, कोई दूसरे देश की फौज ऐसा काम नहीं कर सकते एब्सोल्यूट। मैं बता सकता हूँ आपको, मैंने देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है मेहनत कितना है। एनीवे, एयरफील्ड तैयार हो गई, 31 मई 2008 डेट तय की गई, और बारबोरा साहब
फ्लाइंग तो करने वाले नहीं थे क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट पायलट नहीं है, किंतु उन्होंने कहा चाफेकर मैं आपके साथ आने वाला हूँ, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक क्षण है वो विटनेस करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया था। और वैसे ही हमने भारद्वाज साहब, लेफ्टिनेंट जनरल भारद्वाज से भी रिक्वेस्ट करी थी, वो ग्राउंड पे ऑलरेडी पहुंचे हुए थे हम जब लैंडिंग कर रहे थे। तो जिन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया था, एयर मार्शल बारकोरा, लेफ्टिनेंट जनरल भारद्वाज और देन ग्रुप कैप्टन सूर्यकांत चाफेकर, क्योंकि मेरा प्रपोजल था, मेरा प्लानिंग था और मैंने एग्जीक्यूशन किया था। बट ये दो बॉसेस नहीं होते तो ये हो नहीं सकता, ये मैं आज भी कहने को तैयार। एब्सोल्युटली सर, यंग लीडर्स को, मतलब ग्रुप कैप्टन तक मैं यंग लीडर्स ही मानता हूँ। अगर हमारे पास पता नहीं कितने प्लान हो सकते हैं, कितने आइडिया हो सकते हैं, बट इफ योर बॉसेस डोंट पुश देम देन यू आर फिर आपके ही रह जाते हैं। और इसमें तो एग्जांपल था, अब ये एयरफील्ड ना पहाड़ों में आपको पता ही है, जगह प्लेन जगह बहुत कम मिलती है। तो ये जो एयरफील्ड है, एक तो बहुत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, जहाज की बहुत दिक्कत है उसको, दूसरा था कि पूरे पहाड़ों से घिरी हुई है। तो उधर अंदर यदि वो वैली में जाओ तो उसके बाद एक हाइट पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप जहाज को बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे पावर देके भी जहाज वो वहां से बाहर नहीं आ सकता। इतनी ऊंची पहाड़ियां, 24 से 25 हजार फीट के पहाड़ियों से घिरा हुई जगह है। तो ये सब चीजों को डिफिकल्टी जान के हमने, रशियन जहाज है N-32, उनको रशियन को पूछा कि हम यहाँ ले जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा मत ले जाइए, हम नहीं लेंगे इसका, आपके रिस्क है आपकी रिस्क है, आपका जहाज है, आपके रिस्क है। और आप फ्लाई कर रहे हो, हम नहीं। जहाज वो बना ही नहीं है N-32 एनी ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, उसके मैनुअल में है ही नहीं इस हाइट पे लैंड करना। ग्राफ से बाहर है, ग्राफ से बाहर है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, किंतु इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस यानी सामरिक महत्व इतना ज्यादा था कि आपके आर्मी के जनरल साहब और हमारे एयर मार्शल साहब ने तय कर लिया था कि ये लड़का ग्रुप कैप्टन बोल रहा है तो हम करेंगे। तो वो दिन कौन सा था सर जिस दिन आपने उस दिन का रूटीन बनाओ? पहले आप चंडीगढ़ से ले आए या चंडीगढ़ से डायरेक्ट? ना, हमने क्या किया था कि इतना ही फ्यूल लिया, क्योंकि वजन, कितने वजन से आप जहाज वहां उतारते हो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने इतना ही फ्यूल लिया कि चंडीगढ़ से डीबीओ जाए और डीबीओ से थॉइस आ जाए, बस। अच्छा वापस फिर थॉइस आया और थॉइस में फिर रिफ्यूल करके वापस आए, ऐसे हमारा प्लान। ओके। जहाज खाली था क्योंकि पहले बार ट्राई कर रहे थे, पता नहीं था क्या क्या हो सकता है। क्योंकि आपको ये बता दूं कि जहाज यदि खराब होता तो वहीं छोड़ना पड़ता। एग्जैक्टली सर, यही हाल टैंकों का है वहां। अभी जो 2 साल से जो टैंक है सर वहां, वो रिकवर नहीं हो सकते हैं। अगर इंजन फेलियर तो वहीं छोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि इंजन शुरू ही नहीं हो सकता वहां। किंतु चंडीगढ़ से हमने चलने का ये किया और सुबह सुबह जाना था, क्योंकि मई का महीना था, 0 डिग्री के अंदर जब अर्ली मॉर्निंग करना पड़ेगा। तो कितने बजे आपने ये फ्लाइट करी सुबह चंडीगढ़ से? तकरीबन 5:15 पे हम एयरबोर्न हुए, क्योंकि हमारा फ्लाइंग टाइम तकरीबन 1.5 घंटा था। तो वो, और बिल्कुल सनराइज के वक्त हमको डीपीओ में बैठना। तो एयर मार्शल साहब के लिए एक सीट लगाई पीछे पैसेंजर केबिन में, एक, और उसको सीट नहीं लगाई। मैं आपके साथ फोटो जरूर शेयर करूंगा, आज के बच्चों ने देखने लायक चीज है। एक एयर मार्शल है, एक छोटा सा हट्टा बोल सकते हो ना, उस पे बैठ के उन्होंने किया, क्योंकि उनको इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पता था, उनका उधर जहाज में रहने का इंपॉर्टेंस पता था। ऐसे लीडर मिलते हैं फौजों को, आर्मी, ऐसे मैं कहना चाहूंगा। तो टेक ऑफ किए, नाइट थी, तो नाइट टेक ऑफ हुआ चंडीगढ़ से, और तकरीबन आधे घंटे के बाद हिमालय में हमने सूर्योदय देखा, और कितना प्यारा वो नजारा था, उसका भी हमने एक फोटो खींचा है, बहुत ही प्यारा है। सारे जो पीक्स है सुनहरे रंग से, बिल्कुल सोने के होते हैं। हाँ। तो बस गए वैली में, डीबीओ के वैली में उस दिन थोड़ा बादल थे, किंतु मैं वहां 2-3 बार हो चुका था, तो मैंने देखा तकरीबन ठीक है। वैली एंटर करने के बाद फिर हमने डिसेंड किया, पहाड़ों के अंदर रहते हुए सर्किट किया। वहां लैंडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती, क्योंकि
रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है। तकरीबन यदि मैं नागपुर में या दिल्ली में लैंड करूंगा N-32 को, उससे 80 किलोमीटर ज्यादा स्पीड वहां लैंड करने में, तो वो भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि व्हील ज्यादा घूमेंगे तो वो होल्ड करेंगे कि नहीं, काफी तकलीफ तक। परंतु उस दिन हम उतरे, जहाज को पार्क किया, इंजन तो बंद करना ही नहीं था, जैसे मैंने आपको समझाया, बंद होते से शुरू ही नहीं होगा, तो इंजन चालू रखा। एयर मार्शल साहब, हम नीचे उतरे, लेफ्टिनेंट जनरल भारद्वाज साहब उधर ही थे। तो जवानों ने वो एयरफील्ड बनाने के लिए काम किया, उन सबको इकट्ठा करके उनको मिठाई वगैरह दी गई, क्योंकि उन्होंने ये नहीं काम करते तो ये लैंडिंग तो पॉसिबल ही नहीं थी, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल। वो हुआ, फिर भारद्वाज साहब भी जहाज में आए, वापसी में हमारे साथ ही आने थे उन्होंने, क्योंकि मैं ज्यादा पैसेंजर ले जा सकता हूँ। हमने वहां से उड़ान भरी, थॉइस में आके बैठे। कितनी देर रुके सर आप उस पे, डीबीओ पे कितनी देर रुके आप? हाँ, कितने मिनट में हम तकरीबन 15 से 20 मिनट रुके। और जब हम टेक ऑफ कर रहे थे, तब यदि मैं दिल्ली में थ्रॉटल खोलूंगा तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। थ्रॉटल खोलूंगा और ब्रेक छोड़ूंगा और जहाज रनवे पे दौड़ने लगेगा, तो ASI दिखाने लगता है कि स्पीड दिखाने लगती है। यहाँ सब कुछ अलग ही था। थ्रॉटल खोला, सब कुछ किया, एयरक्राफ्ट रोल कर रहा है, वो रजिस्टर ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो लेट रजिस्टर करता है, क्योंकि रेरिफाइड एटमॉस्फेयर। किंतु फाइनली रजिस्टर किया हमने, पिक करके एयरबोर्न हुए, और इमीडिएटली राइट टर्न करना पड़ता है वहां, क्योंकि आगे एक बड़ा पहाड़ है। वो करने के बाद हम थॉइस वॉइस लैंड किए। तो वो दिन जो है, वो दिन मतलब लैंडिंग आपकी और टेक ऑफ, मतलब आपके तो एड्रेनल और आपकी पर्सनली जो फीलिंग है, आप तो मतलब वो थोड़ा अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हो फीलिंग, बिकॉज़ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो हम फ्लाइंग में जो कितना भी कोई भी काम करे ना, तो एक्साइटमेंट लेवल को होल्ड करना भी सिखाया जाता है। क्योंकि जब आप ज्यादा एड्रेनलिन पंपिंग हो या ज्यादा तुम एक्साइटमेंट हो, तो गलतियां बढ़ती है। रेडिफाइड एटमॉस्फेयर है, तो हम ऑक्सीजन लगा के काम कर रहे थे साहब जहाज पे, क्योंकि वहां दरवाजा खोलने के बाद कम ऑक्सीजन, और हम तो एक्लिमेटाइज नहीं है, इसलिए तो पता था कि वी आर मेकिंग हिस्ट्री। किंतु जब फाइनल्स पे थे, एक ही ध्यान था कि अभी जहाज को मिशन कंप्लीट करना है। हाँ, मिशन कंप्लीट करना है, हमने कोई वहां सेलिब्रेशन नहीं करनी। एग्जैक्टली। और मिशन इसलिए कंप्लीट करनी है कि उसमें मेरे स्क्वाड्रन की इज्जत है, एयरफोर्स की इज्जत है, और पूरे देश की इज्जत है सर। ये तो बहुत बड़ी बात थी। अगर कोई भी मामूली सा भी कुछ हो जाता तो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो सकता था देश के लिए। फिर से कट हुआ। हाँ, फिर से सर ये वाला कि मतलब 1 2 3 यस। तो आपने जो सवाल पूछा कि एक्साइटमेंट था क्या, एड्रेनलिन पंपिंग था क्या, हमको क्या है, जहाज में बहुत दफा ऐसी अलग अलग घटनाओं से सामना करना पड़ता है, तो हमको फ्लाइंग ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है कि आपका माइंड कैसे, ये पायलट के लिए एक चीज कही जाती है जो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों ने सुननी चाहिए, कि कोई भी पायलट कोई भी वरी लेके, मींस चिंता लेके कॉकपिट में नहीं जाना चाहिए। ये सबसे साइकोलॉजिकली सबसे बड़ी चीज होती है। तो इसीलिए हमारे घर वालों पे भी काफी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ, कि छोटी छोटी चीजों के लिए तंग ना करें। हाँ, तंग ना करें, क्योंकि कॉकपिट और करती है काफी, हमारी महिलाएं बहुत इसमें मदद करती है। तो हमको तो पता था कि ये मिशन कंप्लीट करना ही है, क्योंकि इसमें मेरे स्क्वाड्रन की इज्जत, क्योंकि मैंने प्रपोजल दिया था, फिर मेरे एयर मार्शल साहब जो दिल्ली में थे, इतना मेरे पे विश्वास किया था, फिर लेफ्टिनेंट जनरल भारद्वाज साहब जिन्होंने वो इतने कष्ट लेके वो एयरफील्ड बनाई थी, सारे वो जवान जिन्होंने काम किया था, एक हमारी गलती ये सारा बिगाड़ सकती है। सारा, बिल्कुल देश की जो है ना रेपुटेशन की बात थी।
हाँ, क्योंकि बहुत इसका बवाल हो रहा था उन दिनों। आप यदि टीवी शीवी का देखोगे, न्यूज़पेपर खोल के देखोगे 2008 के, तो आपको पता चलेगा बहुत बवाल चल रहा था, क्योंकि चाइना भी खुश नहीं था ये हमारे कार्रवाई से, ये बता दूं। हाँ, चाइना ने बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स शो किए थे सर। हम जैसे थॉइस में लैंड किए, चाइना ने फ्लैगस्टाफ मीट बनवाई थी, किंतु उन्होंने फिर कैंसिल कर दी। पूछते तो क्या पूछते, हमारी एयरफील्ड, हमारा इलाका, हमने हमारा जहाज लैंड किया, तो उनको पता चल गया होगा कि ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। तो ये 2008 में जो हमने मूव करी, तो पूरे देश को पता चला कि ये इम्पोर्टेंट मूव थी 2020 में। आपको बताता हूं, तो बच्चों ने ये समझ लेना चाहिए कि आप जो कार्य करते हो, कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके कुछ करते हो, उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिलेगा। आजकल के बच्चों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि मैंने लैंड किया, मेरा नाम होना चाहिए। ऐसे जरूरी नहीं। 2020 में इस देश को पता चला कि तब वो लैंडिंग की, इसीलिए जब चाइना ने अपना जमघट जमाया जवानों का, वहां सारे जवान तैनात किए, तो हमारे जवान तैनात करने के लिए हमको कुछ करना था। तो हरक्यूलिस ने अपने जवान डीबीओ में लैंड कराए। नहीं तो आपको पता ही है, ले में लैंड करा दे तो अगले 10-12 दिन उनको चलना पड़ता, तो वो बैटल रेडी नहीं होते। तो 2008 में की हुई चीज 2020 में प्रूव हुई कि हाँ, एक्चुअली स्ट्रैटेजिक मूव थी। हमने तो टैक्टिकल मूव करके काम किया था। मैं तो स्क्वाड्रन, आपने जैसे बोला, ग्रुप कैप्टन इज अ जूनियर कमांडर, तो मेरे लेवल वही थी, तो टैक्टिकल एक्शन मैंने की थी जिसने स्ट्रैटेजिक रिजल्ट दिए। तो हमने कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरे को कुछ मिलेगा कि नहीं। आपने यदि देश के लिए कुछ हो पा रहा है तो कर देना चाहिए, बिल्कुल। और ये जो हमने किया, इसमें पता चला कि ये ऐसी मूव थी। और आगे जब देखोगे आप, जैसे फ्यूचर में जरूर इस एयरफील्ड का बहुत उपयोग होगा। अब तो वहां रोड भी बन गई है, आप जानते हैं। अब तो रोड बन गई है। और उसके बाद सर आपने फुकचे और क्या कहते हैं, न्योमा, ये 2 एयरफील्ड सर मैं बहुत बार गया हूँ, क्योंकि मैं सीओ था वहां पे, वो मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और ये नाम मेरी जबान पे हमेशा रहते हैं, फुकचे और न्योमा। तो ये कब किया सर, ये कब लैंड किया आपने? आपके नाम पे रहते हैं, आप उधर काम कर चुके हैं, ये आप पता चलता है, क्योंकि फुकचे और न्योमा का उच्चारण आपने बिल्कुल करेक्ट किया। किसी सिविलियन को करने बोलो, उनको कभी एक गो में आता नहीं है। डेमचौक फुकचे न्योमा, यहाँ मैंने काफी मतलब ऐसे कमांडिंग ऑफिसर, ये मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था सर। तो ये फिर से मैं लीडरशिप की छोटी सी स्टोरी पे आऊंगा, ये क्यों हुआ बताने। मैं सीओ था, जब मैंने डीबीओ करने का सोचा, तो मैंने मेरे सारे स्क्वाड्रन वालों को बुलाया। यू नो, दिस इज टीम वर्क, दिस इज नॉट इंडिविजुअल वर्क, इट इज नॉट एट ऑल इंडिविजुअल वर्क। आर्मी ने क्या किया मैंने पहले ही बताया, अब एयरफोर्स का मैं बताता हूँ। मेरे नीचे, मैं तो सीओ था, कमांडिंग ऑफिसर, मेरे नीचे काफी बच्चे थे। अब पायलट थे, नेविगेटर्स थे, इंजीनियर्स थे, जहाज तैयार करने वाले थे। सबको मैंने बताना था कि भाई क्यों कर रहे हैं हम। एक लीडर को वाई बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं बताना कि क्यों चीज कर रहे हैं। तो मैंने उनको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताया कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए हम कर नहीं रहे, ये फौज का काम कर रहे हैं, बस देश का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए हम कर रहे हैं। तो पहले तो उनको ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैंने बताई डिफिकल्टी, टेरेन खराब, लाइट ऑन एक्चुअल कंट्रोल के पास, जहाज का सारा परफॉर्मेंस डिट्यूरेशन, और पायलट को डेंजर। तो सन्नाटा छा गया। तो मैंने उनको तभी यही कहा, एक ही चीज कही, और मेरे को अभी तक याद है कि मैंने कहा मैं तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर हूं, मिशन में गड़बड़ हुई तो मैं रिस्पॉन्सिबल, और मिशन सक्सेस हुई तो हमने किया, ये क्लियर होगा। उसके बाद थोड़े अप्रेंसिव थे बच्चे, बट किंतु जब एक बार वो काम में लग गए, उसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। मेरे इंजीनियर्स ने बहुत इसमें, उनका बहुत योगदान है, बहुत बड़ा। जहाज को तैयार करना, इंजन ठीक है कि नहीं, नट बोल्ट तो वही देखते हैं सर, हर चीज। और खराब हो गया तो एक कमजोरी की वजह से सब कुछ खत्म हो सकता है, अगर इंजीनियर ने सर्टिफाई नहीं किया। और वो सर, वो मैंने देखे आपके टेक्नीशियंस ले में भी, सुबह सुबह से 3:30-4 बजे वो आते हैं एयरक्राफ्ट को तैयार करने के लिए।
जब माइनस माइनस का भी माइनस होता है टेम्परेचर, तो मतलब आई हैव सीन दो सर, वो रूडिमेंट्री टाइप, वो हमने वो गन बना रखी थी आग लगाने के लिए, उसमें और हाथ से काम है सर इनका, इंजीनियर्स का हाथ से। यानी कभी कभी ज्यादा कम टेम्परेचर कम हो तो वो उसका मेटल इतना ठंडा होता है, तो बेयर हैंड से हाथ लगाया तो स्किन चिपक जाती, तो ग्लव्स पहनना बड़ा जरूरी था। तो मेरे बच्चे फिर उन्होंने कैलकुलेशंस की, सारा वो बताया। थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा आपको, एक मजेदार चीज है बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि पूरा जग बताता रहे कि मत करो मत करो, बट तुमने ठान ली है, और आपका करेज, करेज ये वर्ड थोड़ा आजकल ठीक से लोग यूज नहीं करते। मैं हमेशा बताता हूँ, करेज इज नॉट फुल हार्डीनेस, करेज इज नॉट रेकलेसनेस। करेज एक वर्ड के पीछे पूरी प्लानिंग आती है, स्टैंड बाय सिस्टम आती है, सब लोगों को तैयार करना होता है, ट्रेनिंग आती है, तब आपका करेज काम आता है। तो मैं जब ये करने के लिए बोला तो बारबरा साहब ने बोला जरा कमांड में आके लेक्चर दो, यहाँ लोग बोल रहे ठीक नहीं है, करना नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक मीटिंग करी, उन्होंने चेयर करी, मैं सबसे जूनियर मोस्ट आदमी था वहां सॉइल एक्सपर्ट था पूना से, पूना में एक रनवे बनाने की सॉइल एक्सपर्ट ये है। ओके, दूसरा वो फ्लाइंग वाले मेन जो थे, सासो हम कहते हैं, वो थे, फिर टेक्नीशियन थे। सब ने उठ के बताया कि ये करो नहीं, क्योंकि रशिया बोलता है जहाज के परफॉर्मेंस ग्राफ के बाहर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इतना पास है कि डेंजरस है। दूसरा वो ग्राउंड ऐसे है कि वहां लैंडिंग स्पीड ज्यादा रहेगी, और जो सॉइल एक्सपर्ट थे उनको तो लगा कि वो धंस भी जाएगा। तो बरोरा साहब ने हमको पूछा कि ये तो सारे ना कह रहे हैं, आप तो कह रहे हो सकता है, बताइए। तो सारे एयर मार्शल्स, एयर वाइस मार्शल्स के सामने एक ग्रुप कैप्टन खड़ा हुआ, और मैंने उनको इतना ही बोला कि रिस्क इसमें जरूर है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, किंतु यदि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका देखा जाए तो परफॉर्मेंस में हम फिट कर लेंगे, फ्लाइट सेफ्टी को पैरामाउंट रखेंगे, फ्लाइट सेफ्टी में कोई गड़बड़ नहीं होगी और हम कर सकेंगे। तो वो लीडर देखो, उन्होंने इमीडिएटली कह दिया, बाकी कुछ भी बोले मैं भी कन्विंस हूं, आप कन्विंस है, डेट तय करो और करो। ऐसे क्या होता है ना सर, फौज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने आप बड़े लोगों को इन्वॉल्व करोगे ना, फिर वो एनालिसिस टू पैरालिसिस हो जाता है कि उन्होंने कोई ना कोई कमी निकालनी है। वो आया इसलिए, वो कहेगा यार मैं भी यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, हमने सबने यस यस कर दिया, तो कैसे होगा? हाँ, तो ऐसा होता है। बट यहाँ देखिए, 3 no's from the individual technical, flying and soil expert. 1 yes, and my commander was the final yes. In 30 seconds he got up, he said ये होगा, and Suryakant Trafegar will plan it. Lieutenant General Bharadwaj, I have spoken, he has already said that all the help will be given and we will go ahead. तो ऐसे ही मैंने जैसे बच्चों का बता रहा था, तो मेरे स्क्वाड्रन के बच्चों को जैसे मैंने बताया डीबीओ करना है, सारे डर गए, क्योंकि किसी ने 45 साल नहीं किया और इतनी डिफिकल्टी। तो उन्होंने मैंने फिर उनको समझाया कि ऐसे ऐसे है, तब वो हाँ करती। और डीबीओ करने के बाद मैं बताता हूँ, साथ में हम ट्रेनिंग के लिए हमने वो वीडियो निकाला है, ट्रेनिंग, फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए। उन बच्चों ने वो कंपाइल करके सीडी में डाल के, हम चंडीगढ़ में पहुंचने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब रेडी कर दिया। इतना जोश, इतना उत्साह। तो मैं जब पहुंचा तो शाम को, हमारा एयरफोर्स में एक बड़ी चीज है, कोई चीज होने के बाद, एयरफोर्स क्यों, सारे डिफेंस फोर्सेस सेलिब्रेट करते हैं, इतना यह है, सेलिब्रेशन जरूर उतना ही जोर से होता है। तो उस रात सेलिब्रेशन हुआ, बरोरा साहब भी वहीं थे, सारे वो हमारे चंडीगढ़ में। तो तब 2-3 बच्चे मेरे पास आए, जैसे उन्होंने मुझे कहा सर बस इतने में रोको नहीं आप, अब जरा और देखो। मैंने मैप पे देखा है, इस एक बच्चे ने मुझे कहा मैंने मैप पे देखा है और भी 2-3 एयरफील्ड है, तो जैसे डीबीओ जैसे पड़ी है इतने सालों से। मैंने उनको बोला अभी एक मैं कर चुका हूँ, थोड़ी लंबी सांसें लेने दो मुझे 15-20 दिन बाद बात करेंगे, देखेंगे। तो बात वहां से शुरू हुई। मेरे अंडर जो सबऑर्डिनेट्स के, उनके जोश के कारण फुकचा और नियोमा हुआ, ये मैं बताना चाहता हूं। इन शॉर्ट आपने एक लीडर ने रास्ता दिखाया, आपने रास्ता दिखाया, और फिर देखो कैसे
ये वो जोश और कैसे सबके सब अभी, बिकॉज ये टीम स्पिरिट होगी ना आपकी स्क्वाड्रन की, आपकी यूनिट की, एयरफोर्स की, किस तरह भी ये भी कर देते हैं, अभी ये भी कर देते हैं। मैंने तो ग्राउंड ऑपरेशंस में देखा है सर, हाउ टीम का ग्राउंड ऑपरेशन में तो और जाता होता है। मैं सर लीडर सिर्फ विजन दिखाता है और दिलेरी दिखाता है कि हम चल करते हैं, एग्जैक्ट मेंटल करेज दिखाता है, वो करते हैं। फिर तो सर मतलब फिर तो उनको आग लग जाए पीछे वालों को, फिर तो वो चलते रहते। तो तय हुआ कि भाई फुकचे जाएंगे। फुकचे, अब फुकचे कहाँ है ये जरा बच्चों को बताना जरूरी है। तो इंडस वैली में फुकचे है। उसका वेस्ट साइड जो बैंक है रिवर का, वो चाइना के पास है, सॉरी ईस्ट साइड, और वेस्ट साइड हमारे पास है। बिल्कुल बॉर्डर, बिल्कुल है, नदी से चिपक के है। तो अभी एक अच्छा बड़ा प्यारा सा वाकया मैं आपको और ये मैं बता दूं, ये रेजांगला के इलाके में है। ये वो इलाका है जहाँ 62 में जो है 13 कुमाऊं ने बहुत वन ऑफ द फाइनल लास्ट मैन लास्ट राउंड लड़ाई लड़ी थी। ये पूरा इलाका जो मैं बता रहा हूँ न्योमा फुकचे, ये वो सेक्टर है जहां पर 62 में रेजांगला, ये चुशुल सेक्टर कह लो आप, न्योमा चुशुल। या फिर लोगों को अभी गलवान काफी पता है तो हम कहेंगे साउथ है, गलवान के साउथ में, पेंगोंगसो के साउथ में इस तरफ है, इस तरफ है, कैलाश रेंज के इधर। हाँ, तो ये भी एयरफील्ड का वही हाल था, कच्ची एयरफील्ड। और यहाँ तो चीनियों की आप चीनियों को देख सकते थे, वहां वो पहरा देते थे। तभी भी तय हुआ गवर्नमेंट से, इस बार हमने परमिशन ली। डीबीओ का उतना ये नहीं मजा था, पर डीबीओ के बाद बवाल हुआ था, बहुत बवाल पेपर में इधर उधर चाइनीज उन्होंने लगे ये वो। तो इस बार सरकार से पूछा गया कि हम ये कार्रवाई करना चाहते हैं, उन्होंने हाँ कर दी। प्लानिंग वैसे ही किया। ये एयरफील्ड 14,500 फीट पे, थोड़ी कम है। इधर एक एडवांटेज था, बहुत बड़े पहाड़ों से घिरी नहीं है क्योंकि वैली थोड़ी चौड़ी है। सब ये यहाँ पे भी वो टैंक एरिया है। ये मैंने इस एरिया को ऐसे टैंक मैन या कह लो मैकेनाइज्ड फोर्सेस, आई एम मैकेनाइज्ड फोर्सेस गाइस सर। हाँ या तो अब तो वहाँ अमर ब्रिगेड है सर। अब तो हमारे टैंक दौड़ते हैं वहां पे। तो मैं देख के हैरान था। तो हमारी अकेली यूनिट थी सर, मैकेनाइज्ड यूनिट इन ले, ओनली अमर नहीं तो ओनली आई वाज सी ऑफ दैट। मैं देख के मैंने कहा यार यहाँ तो जो है ना 4-5 टैंक रेजिमेंट होनी चाहिए। ये तो जगह ही टैंकों के लिए बनी है दौड़ने के लिए और ऑपरेशंस। तो दैट इज मच फ्लैट। हाँ मेरे ख्याल से सबसे वाइड वही होगी पूरे एरिया में। तो किंतु वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इतना पास था कि फिर से मेरे को सर्किट पहाड़ों पे करने पड़े। जहाज को सिस्टमैटिकली पहाड़ों पे फ्लाई करके फिर मैं फाइनल्स पे आता था। थोड़ा राइट गए तो आप क्रॉस कर जाओगे, वो डर था। तो हम जिस दिन लैंड कर रहे थे उस दिन चाइनीज ने अपने ईस्ट बैंक पे सारे आर्मर्ड छोटे व्हीकल आर्मी के सारे जवान पूरे फुकचे के 4-5 किलोमीटर लाइन में लगा रखे थे। उनको देखना था ये एक्चुअल करते हैं या ये ऐसे ही बोले जाते हैं या मीडिया में बोलते हैं। तो मैं फाइनल पे था तब मैंने, मेरे साथ इस बार हमारे 700 साहब थे, नंबर 2 होते हैं फ्लाइंग के, क्योंकि बॉर्बरा साहब वहां आए थे, ये पैसेंजर करके आए थे। तो उनको मैंने दिखाया कि बाएं तरफ देखिएगा, सारे लाइन में लगे हुए थे। किंतु फिर से वही बात, हमारा ही एरिया, हमारी एयरफील्ड, हम करेंगे। और हमने किया, वहां लैंडिंग करके वहां हम 5-10 मिनट ही रुके और टेक ऑफ किया सर। ये कब किया? ये हमने नवंबर 2008 में मई 31 को ये किया। डीबीओ फिर 5-6 महीने के बाद ये किया। 18 नवंबर या ऐसे कुछ को 2008 में वो किया। वहां भी तैयारी काफी करनी पड़ी। आर्मी को उतना ही कष्ट हुआ, मैं बता दूं, मेरे को कम कष्ट हुआ, किंतु आर्मी जवानों ने बेचारों ने बहुत मेहनत करी। वहां एक टैंक था, वाटर टैंक, उसको गिराना पड़ा, सतह को बिल्कुल स्मूथ करना पड़ा। बहुत काम हुआ सर वहां पे, इंजीनियर्स ने बहुत काम किया, आर्मी इंजीनियर्स बहुत कड़ी मेहनत करके वो सक्सेसफुल हुआ। वो होने के बाद अभी आप यदि थोड़ा मैप देखोगे तो बच्चों को बताना चाहेंगे हम कि आपको तो पता ही है कि इंडस वैली से ले जाते जो वैली जाती है वहां बीच में कोई एयरफील्ड नहीं। तो ये हमारे मन में स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहता था आर्मी एयरफोर्स सबके कि वहां कुछ होना चाहिए। तब मुझे वो दिया गया टास्क की जगह ढूंढो और बीच में होनी चाहिए। तो उस एंटायर वैली में न्योमा में बड़ी बढ़िया जगह मिली, बिल्कुल रिवर के पास है। किंतु यहाँ एक प्रॉब्लम आया, जो जमीन फुकचे में है या डीबीओ में है वो थोड़ी कड़क है। हाँ। यहाँ
नदी के साथ होने के कारण पूरा रेत ही रेत, पूरा सैंड है, एग्जैक्टली, इट्स वेरी सैंडी। आपने तो देखा ही। तो सैंड को थोड़ा कैसे, तो जहाज पैक किया सैंड पे लैंड नहीं कर पाएगा। तो आप आर्मी के इंजीनियरों ने आइडिया निकाली, एक RB-18 करके कोई एक कंपाउंड है, ओके, इंजीनियर जानते होंगे, मेरे को तकरीबन जो याद है RB-18 ही था। वो जैसा थोड़ा सीमेंट जैसे होता है, बट सीमेंट नहीं होता, उतना कड़क नहीं करता, किंतु वो पकड़ के रखता है उतने तक, क्योंकि वहां पानी की बड़ी कमी ना, तो कैसे करोगे सीमेंट का काम, नहीं। तो उन्होंने वो ही रेत में मिलाया थोड़ा, और पानी छिड़क के थोड़ा सतह को थोड़ा सख्त कर। तो उधर हम लैंड किए 18 सितंबर 2009। So all 3 लैंडिंग्स हुई जब आप कमांडिंग ऑफिसर थे? मैं कमांडिंग ऑफिसर था। सबसे बढ़िया चीज ये है कि मैं कमांडिंग ऑफिसर था, मैंने एक भी बच्चे का पोस्टिंग होने नहीं दिया जब तक तीनों ने टीम। हर बार मेरे साथ जो को पायलट होता था वो अलग होता था, नेविगेटर जो होता था अलग होता था, मैं सिर्फ कांस्टेंट एलिमेंट था। तो सबको एक्सपोजर मिला, तकरीबन आप देखो कितने लोगों को एक्सपोजर मिला। कितनी कमाल की बात है सर, ऐसे सीओ, ग्रुप कैप्टन, ठीक है। और एक चीज बता दूं, आर्मी कर्नल एयरफोर्स से पहले बनाती है। तो जब मैं कमांड खत्म करके मैं स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर था सर, जब आप ये कर रहे थे, मैं ले से ही गया था। आफ्टर माय टेन्योर इन ले आई वेंट टू स्टाफ कॉलेज एज ए इंस्ट्रक्टर। वैसे मैंने स्टाफ कॉलेज किया था DSSC 52 96-97 में। तो हम कमांड खत्म कर चुके थे तब, तो आप तो सीओ थे। तो ये 17 महीने में 3 एयरफील्ड, और मैं बताना चाहता हूँ, पहली तो चलो मैंने प्लान किया था, किंतु अगली 2 टीम वर्क के का, मींस आइडिया भी उन्हीं का, बच्चों का। तो आप यदि यंगस्टर्स को एनकरेज करो, उनके अच्छी आइडिया डालो, चैनलाइज करो, तो वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। ये नियोमा और फुक्के उसका उदाहरण है। और वो अभी भी, आज मैं रिटायर होके मेरे को तकरीबन 6 साल हुए हैं, आज भी वो सारे बच्चे जो मेरे साथ थे, आज वो एयर कमोडर्स है, ब्रिगेडियर और अबाउ चल रहे हैं, वो अभी भी वो दिन याद करते हैं कि सर ऐसा सेटिस्फैक्शन लेवल हमारे यूनिट के लिए एक ही कहा जाता था कि ये नई LG खोलते हैं और शाम को पार्टी करते हैं, फिर LG खोलते हैं, फिर पार्टी करते हैं, इनका यही काम है। और तकरीबन वैसे ही हुआ। तो यही तो बात है ना, यही आ गया ना कि आप एक फाइटिंग फोर्स है। आपको लोगों को यहाँ से वहां, आप एयरलाइन सर्विस नहीं है, यू आर अ फाइटिंग फोर्स। सो ट्रांसपोर्ट पायलट इज मच मोर देन दैट। मैं तो इतनी बार देखा है ना सर, कैसे पोस्टों पे लोग वेट करते हैं, चिट्ठी कब मिलेगी, सामान कब मिलेगा। अगर ये ट्रांसपोर्ट पायलट की दिलेरी ना हो सर कि कहाँ पे एग्जैक्टली ड्रॉप करना है। और उधर हवाएं भी 140 एयरपोर्ट पे सर रात को कई बार फ्लाइंग करते हैं, किसी जवान की शादी है, कोई घर में मर गया, एक जवान बैठाना ना। और मैंने पायलट देखे हैं सर, उनका एटीट्यूड देखा है, कहता आ जाओ यार देखिए यार। नहीं, मतलब हमारे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना इन चीजों करने के बाद, वो हमारे बच्चों में दिखता है, आंखों में। वो घर आके मेरे को कहता है कि आज इतने ये थे, ये हुआ, तो हम सेफ्टी को नजरअंदाज नहीं किया, किंतु ऐसे ले आए। थोड़ा रिस्क किया, और उनको थोड़ा रिस्क लिया। मिलिट्री में रिस्क तो है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि विदाउट रिस्क देयर इज नो, बट कैलकुलेटेड रिस्क इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एंड आर्मी में हो या नेवी में हो या एयरफोर्स में, कैलकुलेटेड रिस्क हम लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ले की तरफ कोई IL-76 भी नहीं चाह सकता। सर मैं तो ये बता दूं अपने ऑडियंस को कि ले जब जाओ ना, पहली बार लगता है जहाज किसी ना किसी पहाड़ी में जा रहा है। सर तो बात कर रहे हैं DPO की, मैं तो वहां फ्लाई नहीं किया, ठीक है, मैं तो ग्राउंड पे रहने वाला हूँ। बट ले में सैकड़ों बार लैंड किया हूँ, टेक ऑफ किया हूँ। तो जब पहली 2-3 बार जाओ तो लगता है ये एयरपोर्ट नजर नहीं, एयर स्ट्रिप नजर नहीं आती है व्हेन यू आर सिटिंग इन, इवन एयरलाइन एयरक्राफ्ट से नजर नहीं आता द वे इट गोज। अब लग रहा है ये इस पहाड़ी इसमें जाएगा या इसमें आपके बच्चों को मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये तो आपने देखा कि DPO किया, ये किया, वो किया, किंतु मेरे को बच्चों के दिमाग में एक बात देनी है कि फेलियर इज नॉट फेटल, फेलियर इज नॉट फेलियर टीचेस यू। और ये भी मेरे लाइफ में एग्जांपल हुआ है। तकरीबन 2002 में मैं जब वहाँ फ्लाइट कमांडर था, जैसे आपको बोला है, तो पाकिस्तान का एक मिसाइल मेरे जहाज में लग गया था कारगिल के पास। तो
वो इंजन में आग लगने के बाद उसको बुझा के हमने 31 मिनट फ्लाइंग करके ले में जहाज उतार दिया। उसके बाद कौन सा एयरक्राफ्ट था ये? N-32, फिर से N-32 ही था। और ये पहले बार हो रहा था कि उस एरिया में पहाड़ियों में एक इंजन पे फ्लाइंग करके जहाज ले में सिंगल इंजन पे उतारा गया। क्योंकि क्या होता है, इंजन एक दो हो तो पावर होती है ऊपर उड़ने की, किंतु एक निकल जाए तो आपको नीचे आना पड़ता है, और पहाड़ी के कारण नीचे नहीं आ सकते, तो वैली फॉलो करके किया। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, फेलियर यदि हुआ मेरा 2002 में, वो होता ही है, रिस्क, जब आप रिस्क की काम करते हो, किंतु उससे बॉग डाउन होना नहीं चाहिए। 2002 में मेरा ये हुआ, और 2008 में मैंने दूसरी बॉर्डर ढूंढी, चाइनीज बॉर्डर, जहां उससे भी डिफिकल्ट काम किया और वो सक्सेस हुआ। तो फेलियर फेटल है, ऐसे सोची खराब है। आजकल के बच्चों में थोड़ा ये है, इसलिए मैं तो सोचा एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग से मेरे माइंड में आया, पैदा नागपुर में हुए, उसे ट्रेनिंग आपने साउथ इंडिया में करी है, और आपकी कर्म भूमि लद्दाख है। मैं आपको कर्म भूमि बताया इसलिए बताता हूँ, अभी मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो जितने न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट वगैरह है, उसमें से 2-3 तो जरूर आके मुझे मिलते हैं। और मैं जब पोस्टिंग जाता था, पहले बार गया जब विंग कमांडर था, दूसरे बार गया जब ग्रुप कैप्टन गया, और पहले बार मेरा कारगिल में वो मिसाइल का हुआ प्रॉब्लम, ग्रुप कैप्टन गया तब ये तीनों एयरफील्ड मैंने करी। फिर मैं उसी जगह बेस कमांडर करके गया, और IL-76 सभी जहाजों से मैंने नियोमा में पैरा ड्रॉप करवाया, जो पहले बार था। मैं फ्लाइंग नहीं कर रहा था, फ्लाइंग IL के पायलट कर रहे थे, मैं बीच में खड़ा होकर उनको गाइड कर रहा था, क्योंकि मैंने N-32 में वो कर चुका था कार्य। तो चंडीगढ़ मेरी कर्मभूमि है, और उधर के लोग इतना मानते हैं ये बात को कि मैं जब जाता था, न्यूज़पेपर में उसी दिन न्यूज आती थी कि यही वो लड़का फिर से वापस आ गया, इसका ये। तो अपने फौज के लिए जो लव एंड अफेक्शन लोगों के सिटीजन्स में है, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं तो महाराष्ट्रियन आदमी हूँ, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा इस लड़के की कर्मभूमि ये है, इसने यहाँ ही सब किया है, तो इसकी सराहना करनी ही चाहिए। तो अभी भी मैं काफी उधर के सिविलियन से टच में हूँ, और हमारी बातें होती रहती है, मिलते रहते हैं, और मैं तो कभी भी चांस मिले तो पहले चंडीगढ़ पहुंचा, इतना मुझे वो भाता है, बहुत ही। एग्जैक्टली मेरा भी ऐसी है सर, मेरा भी कश्मीर के साथ और लद्दाख के साथ कोई कनेक्शन है। अभी मैं आई एम द फर्स्ट CEO ऑफ द सेव द हिमालयाज फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर लद्दाख में है, लेह में। और हर साल मुझे वहां पे इतने लोगों के साथ कनेक्शन है, रिम्पोचेज हैं, लामाज हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जवान हैं, सब जानते हैं कि जो है। ऐसे ही मेरा कश्मीर में अनंतनाग इलाके में भी है, बहुत प्यार लोगों ने दिया है, बहुत मिलता है। दैट्स व्हाई लोगों ने सीखने की बहुत चीजें है कि फौज के साथ यदि तुम्हारा अच्छा सद्भाव और सद्भावना हो सकती है तो वैसे भी हो सकती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरी चंडीगढ़ तो मैं सेकंड होम टाउन बोलता हूँ मेरा। 3 जगह, एक ही जगह 3 बार पोस्टिंग, 3 डिफरेंट रैंक में आना, ये भी एक फर्स्ट है मेरे लिए, कभी हुआ नहीं है। एक ही जगह चंडीगढ़ में, और ऑपरेशनल रीजंस के लिए मेरी हर बार पोस्टिंग हुई। तो चंडीगढ़ तो कर्मभूमि, जैसे आपने कहा, बहुत ही मैं मानता हूँ उसको कि हाँ, बहुत ही। और नागपुर में रहने वाला ये फौज ही है जो ऐसे वही ना, पैदा कहीं होते हैं, कर्म कहीं होते हैं, लिखा कुछ और होता है। और ये हमारी मेंटल मोबिलिटी है कि हम कहीं भी जाके जो है, सब देश में नहीं विदेश में भी काम कर सकते हैं, अपने देश के लिए करना है तो। सर मैं एक चीज पूछा था, जब आपने ज्वाइन किया, आपके फादर टेरिटोरियल आर्मी में अकाउंट्स उससे थे, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे जो इतने बच्चों को मोटिवेट किया उन्होंने अफसर बनने के। आप अफसर बन गए एयरफोर्स में, कभी सोचा था आप फ्लैग रैंक से, इस रैंक से रिटायर होंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आपको मैंने कहा, मुझे नहीं पता नहीं कि हमारे पीढ़ी का ये है या अभी भी लोगों में है, हम रिजल्ट के बारे में बड़ा कम सोचते थे उन दिनों। एग्जैक्टली। आजकल कुछ किसी चीज में हाथ डालते ही पहले रिजल्ट की बात होती है, पहले वो पिक्चर देखना चाहते हैं, मैं कहाँ पहुंचूं, कहाँ पे। मेरे को बड़ा अजीब ऐसी ये होती है कि ये ठीक नहीं है, ये ना कर्म करते जाओ, और ये बोलना काफी हमारे इसमें हिंदी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, किंतु उसको फॉलो करना ये आज के बच्चों ने सीखना। आज के बच्चों का क्या है, एस्पिरेशंस आर टचिंग द स्काई,
However, the capabilities are not matching. There is a gap. They are not matching. There is a gap between aspirations and capability. तो आज के बच्चों को मैं हमेशा बता रहता हूँ, इस गैप को कम करते रहिए, और वो कम तभी करोगे जब रिजल्ट का ज्यादा नहीं सोचो, एक ही चीज एंड वर्क टुवर्ड्स इट, है ना सर? तो मैं यही पूछना चाहता हूँ सर आपसे, क्योंकि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हैं, आप बहुत मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, तो इन दी एंड टेल कि बच्चों के लिए सर जो एनडी एस्पायरेंट्स हैं, सीडीएस हैं, एफकैट हैं, लड़कियां बहुत हैं, मैं तो पढ़ाता ही हूँ हजारों बच्चों को, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ कि सर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, ये जो जज्बा आपके अंदर है, इसको साकार करने के लिए क्या करना चाहिए सर? सिंपल स्टेप्स क्या? सिंपल फॉरवर्ड स्टेप पहले मैं लड़कियों के लिए बोलूंगा, क्योंकि मेरे लाइफ में जितने जितने एयरफोर्स ने इंडक्शन किए हैं लड़कियों के, हर जगह मैं पोजीशन था। ओके, बाय लक। जब फर्स्ट बैच आई लड़कियों की 1992-93 में, एएफए में ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स थी, मैं एएफए में पोस्टेड था इंस्ट्रक्टर, तो उनका मैं स्क्वाड्रन कमांडर था। पहले बार एयरफोर्स डे परेड हुई जिसमें ये कैडेट करके मार्च करी, मैं इनको दिल्ली ले गया था, 1.5 महीना उनके साथ रहा। जैसे ही ये खत्म हुआ, फर्स्ट फ्लाइंग वाली लड़कियां आई तो मैं यलहंका में था, मेरी प्यूपिल थी अनीशा चिन करके, वो एयरलाइन फ्लाई करती है। तो बच्चे लड़कियों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप में कोई कमी नहीं, कभी सोचना भी नहीं कि हमसे ये होगा कि नहीं। मैंने सारी स्टेजेस देखी है, हेलीकॉप्टर्स में लड़कियां देखी है, ट्रांसपोर्ट में देखी है, ग्राउंड ड्यूटी देखी है। मेरा विचार एकदम क्लियर है, जो लड़के परफॉर्म करते हैं वही लड़कियां परफॉर्म करती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी उनके नेचुरल रिक्वायरमेंट के लिए बाकी होगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, बट लड़कियों ने ये ठान लेना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं, अभी कर भी रही है। दूसरे बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि डोंट कीप लुकिंग फॉर रिजल्ट्स, यू डू योर जॉब, डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर डिसीजन मेकिंग नीड्स टू बी डेवलप्ड quite a lot, and honesty, integrity are the major values of life which are diminishing very fast। और मैं उनकी गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं है, एनवायरमेंट ऐसा विशियस हो गया। किंतु फौज में यदि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी आप में नहीं है तो आप कभी भी एंटर कर नहीं पाओगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ मेरे अनुभव से। एसएसबी को ऐसे ही उन्होंने डेवलप किया है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, इन चीजों में आप जो मैंडेटरी क्वालिटीज हम कहलाते हैं वो नहीं है तो आपको कभी नहीं बना। तो बच्चों को तो मैं यही कहूंगा, मेहनत करते रहिए। हाँ, आजकल के इसमें कंपटीशन बढ़ी है, बट मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी है। हमारे वक्त में अलग अलग फील्ड थी नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एक मेरा एडवाइस सारे बच्चों के लिए ये है कि आपको फौज में जाने को मिलता है कि नहीं ये सेकेंडरी है, किंतु एक बार आपने सीडीएसई, यूपीएससी और एसएसबी को लाइफ में फेस करना ही चाहिए। मेरे फादर ये प्रोसेस के थ्रू एक बार निकल गए आप तो ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है। ये आपको पर्सनालिटी को डेवलप करेगी अच्छी, और आप किसी भी फील्ड में जाओ उसके बाद वो काम आएगी। मेरे फादर के बहुत प्यूपिल है, कोई वकील बने हैं जो मेडिकली नहीं हो पाए, कोई कॉन्ट्रैक्टर है बड़े बड़े, वो अभी भी मेरे पास आके एक ही बात कहते हैं कि हमने सबसे अच्छा चीज करी कि एसएसबी के लिए प्रिपेयर किया और अपीयर किए। वो जो चीजें सिखाई जाती है एसएसबी के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान, वो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट सिखा दे। जब एसएसबी आप फेस करते हो तो जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी डेवलप होती है, वो कम्युनिकेशन स्किल कहीं भी काम आएगी। वेदर यू आर अ सेल्स पर्सन, you are in a IT department, you are in a corporate, your communication and the way you have developed your personality, that never goes away, that remains with you. That's why my advice to people always is, at least every boy and a girl in this country should face SSB once for sure, and you must go through this process। हो गए तो ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लेना। Exact, है ना? It doesn't go waste. It takes you in a excellent stride in your entire life, because जो methodology है ना एसएसबी जो क्रिएट की गई है,
इंटरव्यूइंग ऑफिसर, GTO, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट, 3 लोग आपको देख रहे हैं। वो ट्रेट वही देख रहे हैं तीनों, किंतु उनके टूल अलग है। टूल अलग है, तरीका अलग है और नजरिया अलग है। और कौन मेहनत करेगा आप पे इस पे फुकट में? मीन्स आपकी पर्सनालिटी को वो ढूंढ रहे हैं और बताएंगे रफली, आपको भी समझ में आएगा। कौन सा इंटरव्यू करता है 5 दिन से? आजकल के कॉर्पोरेट 2 घंटे इंटरव्यू लेने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ आपको रेडीमेड मिल रहा है। इसलिए वो मुझे तो बच्चों से जो सुन रहे हैं ये अपील है कि आप तो करिए अपीयर, साथ वालों को भी बोलिए, क्योंकि जो आपको इससे फायदा मिलने वाला है, आप सिलेक्ट होते हो कि नहीं होंगे ही, आपको होना है तो आप 2 बार बैठोगे, 3 बार पढ़ोगे। जिनको नहीं, उनको ये जो एक्सपीरियंस मिलेगा, इट इज अ वेरी रिच एक्सपीरियंस एंड इट विल टेक यू way ahead other from your competitors. So my advice will be ignite your minds, get inspired what you see in SSB, and then you can lead life in any field and you will be the top man there also. That is what I will say. Wonderful. मतलब hearing from you, सब मजा आ गया आपसे बात करके। और जब आपसे पहली बार फोन पे बात किए थे, जो केमिस्ट्री थी हमारी, जो एनर्जी लेवल है, और ये फ्री विलिंग, कोई मतलब स्ट्रक्चर्ड टॉक नहीं था, लेकिन दिस इज फर्स्ट ऑफ द सीरीज सर, एंड आई विल लाइक टू हियर मोर अबाउट यू। आपकी एनर्जी लेवल इतना हाई कैसे है, आप इतने मोटिवेटेड लगते हो, इतना आप में जोश है, एंड समडे आई वुड लव टू मीट यू वेरी सून सर। नागपुर या कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो so all I have to say is thank you very much sir, thank you very much for coming on this More Talk show, and lakhs of children will see this across the country and get inspired. I'm very happy that the youths are watching, because my aim now in life is only that we have almost 65% of youngsters available in this country. Yes, and sir, if they decide, they are going to do wonders to this country. So if yes, we can channelize them, whatever 2%, 4% they pick up from what we discussed today, total freewheeling kind, in their way, they call it cool. We did it in a cool way. I hope they get attracted towards it and learn 5 to 6% of it. And yes, what I have said is, I am trying to tell you that it is possible. I have done it. It has happened with me. So it can happen with anybody. So a simple boy from Nagpur can do it. So everybody who is listening can do it. Is my last time. Thank you very much for calling me. I'm extremely happy. Thank you, sir. Thank you. Both of us are giving our second innings to the first innings of the young of the country. So that is an amazing, connection that we have established. Yes, and rare to have 2 generals from Air Force and Army discussing about, personality development and yes, passion and kya. So thank you, sir. Thank you. Jai.